सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस में। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपनी टॉप प्लेलिस्ट में कि बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का निगमन का रिवीजन। इसका सेकंड पार्ट है इस विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय का। तो ये पहले हम ये वाला टॉपिक इससे पहले वाले वीडियोस में लेक्चर में ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अनंत विस्तार मतलब अनंत लंबाई के किसी तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर में चांसेस रहते हैं कि पूछे जाए। ठीक है, तो ये है कि गॉस के नियम का उपयोग करते एक समान अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास कोई एक प्लेन सीट होती है, एक प्लेन चादर होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो हम इसका सॉल्यूशन जो यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, जो मैं आपके साथ सॉल्यूशन इसका डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके रिवीजन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो हमने एक चादर ले लिया है जो धनावेशित है। ठीक है, धनावेशित है। इस पे हमने किया क्या, किस सीट से मान लेते हैं ये r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सीट से r मीटर की दूरी पर, अगर इसको आप साइड व्यू देखेंगे इसका, तो सीट का साइड व्यू आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपने तो मतलब 3D में कोशिश किया, मैं आपको देख पाए पीले वाले डायग्राम में, लेकिन अगर साइड व्यू देखेंगे तो ये कुछ ऐसा सिलेंडर इसके बीच से ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये आपका साइड व्यू है। तो इस साइड व्यू से आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं सीट से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे P पे ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सीट था, हमने इसमें से क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ माना है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ माना है जो सीट के आर पार होकर जा रहा है, जो सीट के आर पार होकर जा रहा है। और ये हमारी सीट है, ये आप पहले इसको देख लें। हमने गॉसियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना की है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है। तो सिमेट्री से सममिति से इसके पीछे r मीटर की दूरी पर एक और बिंदु होगा जिसका नाम होगा P डैश, इसके बेलन के पीछे वाला भाग। ठीक है, तो हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर ली। ठीक है, ये वाली जो एरिया है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मैं ब्लू से कर रहा हूँ। ठीक है, ये A है। ठीक है, ये वाली एरिया क्या है, A है। ठीक, तो हमको इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसमें मेन बात क्या है कि इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं की पॉइंट लिख दे रहा हूं। ठीक है, की पॉइंट क्या है इसका किसके वक्र पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के फ्लक्स से, सॉरी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है ये शून्य होगा। ऐसा अगर आपको समझ में आ रहा है क्यों होगा, तो ये की पॉइंट मतलब सबसे अलग रहेगा। ये आपको समझना कि वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, सुनो। इसका इसलिए है क्योंकि अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई आप एक एरिया वेक्टर ले लें, ठीक, छोटी सी अवयव, आप यहाँ पे कोई एरिया ले लें, मान लेते हैं यहाँ पे हमने DA ले लिया, तो DA का एरिया वेक्टर आपकी आंखों की तरफ होगा, आपके फोन के स्क्रीन की तरफ। ठीक है, और इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ है, आगे की तरफ। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90। और जब एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर और E के बीच का एंगल 90 होता है तो उस जगह पे फ्लक्स आपका होता है 0। ठीक, शून्य होगा। अगर कोई कारण पूछे तो क्यों, ठीक है, कारण कोई पूछे क्यों, तो क्यों क्या बताएंगे कि वक्र पृष्ठ पर DA व E के बीच का कोण 90 है, के बीच का कोण 90 है। ठीक है, कोण 90 डिग्री है। तो अब जो भी फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है, तो अगर आप फाई की बात करें तो फाई का फॉर्मूला क्या होता था, EDA cos थीटा। आप थीटा बराबर 90 डाल दोगे। ठीक है, ये मैंने उल्टा इसका थोड़ा सॉल्यूशन आपको बताना चालू किया है थोड़ा सा, कि जिससे आप ये अच्छा लगे आपको, पहले ये समझ जाए वक्र पृष्ठ से हमारा फायदा क्या होगा। तो ये हो जाएगा EDA इंटू cos 90। अब चूंकि cos 90 का मान होता है 0, तो इसलिए पूरा फ्लक्स ही क्या हो जाएगा, 0। तो इसके वक्र पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ठीक है, अब जो भी फ्लक्स गुजरेगा इसके दोनों P और P डैश वाले समतल सिरों से गुजरेगा। ठीक है, ये मैंने पहले आपको बता के रख दिया। अब थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं सेटअप की। ठीक है, तो यहाँ से हम अब ये जो आप बोर्ड में लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि माना Q कूलाम का चार्ज
माना Q कूलाम का आवेश क्षेत्रफल A में एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। ठीक, ये लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे, अब यहां से आपका जो एक डेफिनेशन होता है पृष्ठावेश घनत्व का, ठीक है, तो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, तो पृष्ठावेश घनत्व जो होता था वो होता था कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आपका कितना आवेश वितरित है। ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सिग्मा लिखना चाहेंगे पृष्ठावेश घनत्व, तो ये हो जाएगा कि Q चार्ज कितने एरिया में डिवाइड है, फैला हुआ है एरिया में। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। अब इसके बाद जो आपको बोर्ड में लिखना है वो क्या क्या लिखना रहेगा, जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा है इसको देख के क्या लिखेंगे कि माना एक अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल सीट, ठीक, के एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ये आवेश की सीट है, इसका सिग्मा है। सीट का यह तल आवेश की एक समतल चादर है। ठीक, आवेश की एक समतल चादर है। अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल चादर के निकट चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लिखने के बाद फिर आप पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे, माना कि चादर के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश है। हम चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की परिकल्पना करते हैं, ठीक, जिसके समतल सिरे चादर के समांतर हैं, मतलब इसके समतल सिरे जो हैं वो चादर के समांतर। अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखें, सॉरी ये टेढ़ा क्यों बन रहा है, इधर बना देता हूँ। अगर ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, ठीक है, तो इसका जो समतल सिरा है यहाँ वाला, ये चादर के समांतर है। ये वाला सिरा और ये वाला सिरा चादर के क्या है, समांतर है। इसके समतल सिरे चादर के समांतर हैं तथा बिंदुओं P व P डैश में से गुजरते हैं, बिंदुओं P व P डैश में से गुजरते हैं। ठीक है, माना कि इस बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल ये है, ये आप देख रहे हैं एरिया इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, क्षेत्रफल ए है। ठीक, अब चूंकि चादर का विस्तार अनंत है, अतः चादर के समीप दोनों ओर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र E का परिमाण समान होगा। चूंकि जो चादर आपकी इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट है, तो उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे जो बिंदु है P और P डैश पर जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, समान होगी। ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़ें तो फिर क्या लिखना है, तथा दिशा चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। क्योंकि आपको मना है ना, कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं बाहर की ओर निकलती, यही लिखेंगे। इसीलिए आप लिखेंगे कि सीट से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होगी। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र E गॉसियन पृष्ठ बेलन के समतल सिरों के लंबवत तथा वक्रीय पृष्ठ के समांतर है। इस प्रकार क्या होगा कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो इसका वक्रीय है, ठीक है, जो ये वक्र पृष्ठ है इसके तो वो है, क्या नाम है, लंबवत है। ठीक है, वक्र पृष्ठ के क्या है, लंबवत, क्योंकि वक्र पृष्ठ आपको कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, वक्र पृष्ठ आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये बेलन है, अगर मैं बना दूं ऐसे, ठीक है, तो ये आपका वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ अगर यहाँ पे कोई एरिया ले लें आप, तो इसका जो एरिया वेक्टर हो आपकी तरफ होगा, बाहर की तरफ, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E किधर की तरफ होगी, आगे की तरफ। तो ये एक दूसरे के लंबवत है, तो वही आपको लिखना है। ये सारी बातें मैं जो बोल रहा हूँ ये आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं पहले से लिख कर बनाना नहीं चाहता वीडियो। ठीक है, अतः अब बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, अगर हम बेलन के दोनों सिरों की फ्लक्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एरिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा ले लिया है एरिया वेक्टर डी ए। ठीक है, इसकी दिशा किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। और सिमेट्री से अगर मैं यहाँ भी एक छोटी सी एरिया डी ए ले लूँ, ठीक है, ये छोटा सा एरिया मैंने ले लिया, तो इसका भी एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, डी ए। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेलन के, ये सब मैं लिख नहीं रहा था, ये मैंने बोला है, आप लिख लेंगे, बेलन के दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, दोनों सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स।
तो अगर हम वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो सबसे हम पहले लिखते हैं फाई, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे फाई पी, मतलब पी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, एरिया इंटीग्रेशन किसका, ई डॉट डी ए का, चूंकि ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में है। और अगर हम उस पी डैश सिरे की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही है और एरिया वेक्टर अपने सिमेट्री से सममिति के कारण डी ए ही है, ठीक है। तब अगर नेट वैद्युत फ्लक्स की बात करें, ठीक है, नेट वैद्युत फ्लक्स, या यूं कहें समतल सिरों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, नेट ना लिखो, नेट तो बाद में लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे समतल सिरों से गुजरने वाला, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो जो दोनों समतल, तो आपका जो फाई ई होगा वो कुछ तो फाई पी मतलब पी सिरे से गया है और कुछ फ्लक्स आपका किधर से गया है, पी डैश से। तो वैल्यू, दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो फाई बराबर फाई पी की वैल्यू आ जाएगा आपका एरिया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए प्लस ये भी आ जाएगा आपका एरिया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अब चूंकि ये दोनों दो बार लिखी हैं दोनों चीज, तो इसको आप एक बार मर्ज करके लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, ठीक है, एरिया इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक। आपने इसको दो बार लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब जो आपका एक फार्मूला आता था, ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे अगर हम समतल सिरों की बात करें, ठीक है, यहाँ का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो समतल सिरों की अगर बात करें तो ई और डी ये दोनों एक ही दिशा में हैं, और जब एक ही दिशा में होते हैं तो यहाँ पे इनके बीच का जो एंगल बन रहा होगा थीटा, ये क्या बन रहा होगा, 0। जब ई और डी ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये लिखेंगे फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब चूंकि यहाँ पे थीटा बराबर जो है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। अगर कोई कारण पूछे क्यों, तो क्यों में क्या लिख देंगे कि चूंकि समतल सिरों, ठीक है, समतल सिरों पर डी ए व ई समांतर है, ठीक है, समांतर है और एक ही दिशा में है, समांतर है, एक ही दिशा में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंगल 0 रख देंगे जब, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ई, ठीक है, ई डी ए कॉस 0। अब चूंकि कॉस 0 बराबर होता है 1, ठीक है, कॉस 0 बराबर होता है 1, तो वाली वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया इंटीग्रल ई डी ए, ठीक है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक। अब यहाँ से e चूंकि कांस्टेंट है तो e को आप बाहर कर सकते हैं, तो 2 इंटू ई, और ये हो गया आपका एरिया इंटीग्रल डी ए, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समतल सिरों का क्षेत्रफल a है, सिरों का क्षेत्रफल a है, ठीक है, अतः अगर आप ये इंटीग्रल ऑफ डी ए करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a के बराबर, क्योंकि जब पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका एरिया आपका a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा 2e और ये आ जाएगा आपका a, ठीक है। तो ये बन गया 2e a। अब हम लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब अगर आप संपूर्ण फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स जो आपका आएगा फाई, ये बराबर हो जाएगा वक्र पृष्ठ,
ठीक है, वक्र पृष्ठ नहीं, यहाँ पे लिखेंगे गॉसियन, यहाँ पे लिखेंगे गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, प्लस में क्या हो जाएगा, बेलन के समतल सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स, बेलन के समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, अब चूंकि ये जो बेलन के वक्रपृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है, ये क्या है आपका 0। ठीक है, बेलन के वक्रपृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है 0। आप अगर जानना चाहते हैं क्यों, तो मैंने सबसे पहले ही की पॉइंट में इसे डिस्कस कर दिया है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वक्रपृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो केवल जो फ्लक्स बचा वो बचा किससे, समतल सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स, और समतल सिरों से जो गुजरने वाला फ्लक्स आया वो आया है 2E ये। ठीक है, अब हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस बाबा ने बताया था कि जो भी फ्लक्सवा होता है, जो भी फ्लक्सवा होता है वो होता है कि कितना चार्जवा अंदर है और बटे में एप्सिलॉन नॉटवा। ठीक है, तो फाई बराबर हो गया क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई बराबर, ठीक है, फाई बराबर अंदर हमारा कितना चार्ज बनता है एरिया ई में क्यू, और बटे में क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, तो यहाँ से हम क्यू बराबर लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। ठीक है, क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो जहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण 2, और इससे ऊपर वाला जो था ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 से जो फ्लक्स आया है वो आया है आपका 2EA इज इक्वल टू समीकरण 2 से जो आया है वो सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू ए बटे में क्या आया है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ए से आपने काट दिया तो ई बराबर हो गया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र किसी समतल चादर की वजह से। अब चूंकि इसके एक्सप्रेशन में कहीं आर तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, इसके एक्सप्रेशन में कहीं आर तो है नहीं, तो आर मतलब दूरी पर डिपेंड ही नहीं करता, तो यहाँ लिख देंगे अतः चादर के निकट, चादर के निकट सभी बिंदुओं पर, चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। और ये हो गया आपका फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके और वीडियोस बना दूंगा रिवीजन के लिए। थैंक यू।